Hello dear students, I am your computer teacher from Golden Public School and this is your computer class. So as you know we are discussing about operating system and this is second part. In first part we discussed about the introduction of an operating system. So today we will discuss some more things about operating system. So without wasting any time, let's start. So as you can see the content of today's video, major responsibilities of operating system and what is memory management. So today in this video we will cover major responsibilities of operating system. We have many responsibilities of operating system but we will discuss about only the major responsibilities. मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम की काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है लेकिन हम कुछ मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में ही डिस्कस करेंगे. So as you can see, some major responsibilities of operating system are memory management, processor management, device management and file management. So today in this video we will discuss about memory management and processor management. So now what is the meaning of memory management? So management of main memory और प्राइमरी मेमोरी इज़ कॉल्ड मेमोरी मैनेजमेंट. सो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी दोनों एक ही चीज़ होती है, उसको जो मैनेज करने का काम होता है वो मेमोरी मैनेजमेंट कहलाता है. और ये काम करता कौन है? ऑपरेटिंग सिस्टम. अभी आप लोगों को पता होगा कि हमारी मेन जो मेमोरी होती है वो होती है रैम, विच इज़ ऑल्सो नोन एज रैंडम एक्सेस मेमोरी. सो जो हमारी रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है वो हमारे कंप्यूटर का सारा वर्क जितना भी होता है वो सबसे पहले रैम में ही होता है. मतलब कि अगर आपने कोई भी प्रोग्राम को रन किया हुआ है या आप किसी भी प्रोग्राम पे अपने कंप्यूटर में वर्क कर रहे हैं, सो इसका मतलब यही है कि जिस टाइम पे आप उस प्रोग्राम में वर्क कर रहे हैं वो प्रोग्राम रैम की हेल्प से ही वर्क कर रहा है. मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अपना डॉक्यूमेंट में कुछ टाइप कर रहे हैं या पावर पॉइंट में कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, सो जिस भी टाइम आप पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बना रहे होंगे या डॉक्यूमेंट में कुछ टाइपिंग कर रहे होंगे, सो वो काम उस टाइम पर रैंडम एक्सेस मेमोरी की हेल्प से किया जा रहा होगा. और जैसे ही आप उस वर्क को सेव करके बंद कर देंगे, सो वो वर्क हमारा रैम यानी कि मेन मेमोरी से ट्रांसफ़र हो जाता है हमारा सेकेंडरी मेमोरी में. जो हमारी प्राइमरी मेमोरी है वो रैम है. सो अगर आप किसी भी टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं, कोई भी वर्क कर रहे हैं, जैसे आप MS वर्ड में कोई भी डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हैं, सो उस टाइम पे वो सारा वर्क हो रहा है रैम की हेल्प से. और जैसे ही आपने उस वर्क को वहाँ से बंद कर दिया सेव करने के बाद, सो वो हमारा क्या होता है? सेकेंडरी मेमोरी में चला जाता है. सो ये वर्क होता है रैम का. और रैम से ये वर्क कराता कौन है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम. इट मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है कि कब रैम का किस जगह पे यूज़ करना है. So keep track what part is used and what part is not used. जो मेमोरी मैनेजमेंट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें वो ये भी देखता है कि जो हमारा रैम है उसका क्या पार्ट, कितना पार्ट यूज़ हो रहा है और कितना पार्ट अभी फ्री है, ताकि अगर हम उसको और भी ज़्यादा टास्क वहाँ पे परफॉर्म करने के लिए देते हैं, सो वो उनको कैसे मैनेज वहाँ पर कर सकता है. सो आपको जैसे पता है, अगर हम रैम की बात करें, मोबाइल फ़ोन में भी आपने सुना होगा कि ये मोबाइल फ़ोन 3 GB रैम में है, ये 4 GB रैम में है. सो वो रैम का मतलब यही होता है कि जो जिसकी भी रैम मोबाइल की या कंप्यूटर की जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ही फास्टली वर्क करेगा. सो रैम जो ज़्यादा होगी उसका मतलब ये है कि वो ज़्यादा टास्क एक साथ परफॉर्म कर पाएगा या ज़्यादा बड़े टास्क को वो जल्दी से ईज़िली परफॉर्म कर पाएगा कंपेयर टू द अदर वन, जिनकी भी मेमोरी जो होती है आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी वो कम होगी. उसके कंपैरिजन में ज़्यादा रैंडम एक्सेस मेमोरी वाला जो भी आपका कंप्यूटर सिस्टम होता है वो वर्क को फास्टली और बहुत ज़्यादा स्मूथली कंप्लीट कर देगा. सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने 4 GB रैम यूज़ की हुई है और आप वहाँ पर 2 प्रोग्राम रन करते हैं, जो कि आपका कोई भी एक प्रोग्राम 2 GB स्पेस को कंज्यूम कर रहा है, सो वो देखेगा कि जो एक प्रोग्राम है वो 2 GB स्पेस को कंज्यूम कर रहा है और अभी 2 GB स्पेस हमारे पास फ्री है. सो अगर हम उसको कोई और टास्क भी परफॉर्म करते हैं, सो उसकी ही कैलकुलेशन करके ऑपरेटिंग सिस्टम उसको भी मेमोरी वहाँ पर एलोकेट करा देता है.
So this is a use of memory management. In case of multi-programming, decide which will process get memory and when and how much. So जैसे कि अभी मैंने बताया, मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब यही है कि अगर आप अपने कंप्यूटर में एक से ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, मतलब आपने वहाँ पर काफ़ी सारे डिफरेंट वर्क वहाँ पर किए हुए हैं, सो वहाँ पर वो कंप्यूटर जो है, ऑपरेटिंग सिस्टम वहाँ पर डिसाइड करता है कि किस प्रोसेस को कितनी देर में और कितना उसको मेमोरी एलोकेट करानी है। मतलब कि अगर आपके पास 4 प्रोसेस है, सो वो उन चारों प्रोसेस में मेमोरी को अपने अकॉर्डिंग डिवाइड कर देता है और उनको एक टाइम भी वो दे देता है कि इतने टाइम के लिए ये मेमोरीज़ को एलोकेट की जाती है। सो वो सारा जो भी मेमोरी को मैनेजमेंट होता है कि टाइम कितना कंज्यूम किया है किस प्रोसेस ने और कितनी देर के लिए उसने यूज़ किया है, वो सारा जो भी वर्क होता है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू किया जाता है। एलोकेट द मेमोरी टू द प्रोसेस। अब यहाँ पर जैसे अभी हमने बात किया कि जो भी अगर हमने कोई 4 टास्क परफॉर्म करने के लिए दिए हैं, इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने कोई 4 टास्क अपने कंप्यूटर को करने के लिए दिए हैं, डिफरेंट 4 टास्क, और उसमें मेमोरी का उसको यूज़ करना है। सो वो अब देखेगा कि हमारे पास टोटल मेमोरी कितनी है और हर एक एप्लीकेशन को कितनी कितनी मेमोरी की रिक्वायरमेंट है। उसके हिसाब से वो मेमोरी को वहाँ पर डिवाइड करेगा और उसको कितना टाइम वो मेमोरी को डिवाइड करने में लगाएगा और कितना टाइम उसको मेमोरी को वहाँ पर देना है उस टास्क के लिए, वो सब ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड कर लेता है। अब डिसाइड करके वो उसके अकॉर्डिंग ही मेमोरी को एलोकेट कर देता है प्रोसेस के लिए। उसने अब 4 जो टास्क थे, चारों को कुछ कुछ मेमोरी वहाँ पर एलोकेट कर दिया है, चारों में मेमोरी को डिवाइड कर दिया है, एलोकेट कर चुका है, ताकि वो टास्क मेमोरी का यूज़ करके अपना वर्क कर सके। उसके बाद जैसे ही किसी भी एक मेमोरी का यूज़ कंप्लीट हो जाएगा, जैसे कि रैम में 4 हमने टास्क दिए थे और किसी भी एक टास्क को उसने कंप्लीट कर लिया है, कोई एक टास्क पहले कंप्लीट हो चुका है। सो अब जो टास्क कंप्लीट हो चुका है, इसका मतलब ये है उसकी जो मेमोरी है वो फ्री हो चुकी है अब। सो वो क्या करेगा, उस मेमोरी को डी एलोकेट कर देगा वहाँ पर और वो मेमोरी वहाँ पर फ्री हो जाएगी, ताकि अगर उसके अलावा कोई और प्रोसेस भी वहाँ पर है, सो वो फिर वो जो भी मेमोरी फ्री हुई है उस मेमोरी को उस प्रोसेस को वहाँ पर प्रोवाइड करा सके या दोबारा से एलोकेट करा सके। सो दिस इज़ द वर्क ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ प्रोसेसर मैनेजमेंट। नाउ प्रोसेसर मैनेजमेंट समझने से पहले हमें समझना होगा व्हाट इज़ प्रोसेसर। सो ये प्रोसेस होता क्या है। सो अ प्रोग्राम रिटन इन एनी लैंग्वेज इन एग्जीक्यूशन स्टेट इज़ कॉल्ड प्रोसेस। इसका मतलब ये है कि कोई भी प्रोग्राम किसी भी लैंग्वेज में अगर लिखा हुआ है और जिस भी टाइम पे उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, वो टाइम पर वो प्रोसेस कहलाता है। मतलब कि आपने कोई भी एक टास्क अपने कंप्यूटर में परफॉर्म किया। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देना चाहूँगा आपको प्रिंट का। अगर आप कोई एक डॉक्यूमेंट प्रिंट करा रहे हैं, आपने एमएस वर्ड में कुछ टाइप किया है, अब उसको आप प्रिंट कराना चाहते हैं। सो प्रिंट कराने के लिए आप वहाँ पर प्रिंट की कमांड देंगे। सो जैसे कि हमें पता है, कंप्यूटर को हम कोई भी कमांड देते हैं या कोई भी हम टास्क परफॉर्म कराते हैं, वो टास्क हम अपनी लैंग्वेज में कराते हैं, लेकिन कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज नहीं समझता है। कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड द मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर को सिर्फ मशीन लैंग्वेज ही समझ आती है। सो हम जो भी टास्क देंगे, जैसे कि प्रिंट करने का, सो वो हम अपनी लैंग्वेज में टास्क उसको प्रोवाइड कराएंगे। अब वो टास्क कंप्यूटर के पास जब जाएगा, सबसे पहले वो वहाँ पर कन्वर्ट होता है मशीन लैंग्वेज में, और मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होने के बाद कंप्यूटर देखता है कि इसको क्या वर्क करना है। सो जैसे हमने प्रिंट का कमांड दिया है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होने के बाद कंप्यूटर को पता चला कि मुझे इस फाइल को प्रिंट करना है, सो वो प्रिंट वहाँ पर कमांड अप्लाई कर देगा। सो जैसे ही वो प्रिंट कमांड वहाँ पर अप्लाई कर देगा, उसके बाद आपका प्रिंट वहाँ पर होकर आ जाएगा। एग्जीक्यूशन स्टेट का जो भी वर्क है, यही प्रोसेस कहलाता है। मतलब जो भी वो टाइम लगता है एग्जीक्यूट होने में, वो सारा टाइम आपका प्रोसेस कहलाता है, वो सारा वर्क आपका प्रोसेस कहलाता है। आई होप ये आपको समझ आया होगा।
सो नाउ व्हाट इज़ प्रोसेसर मैनेजमेंट। अब प्रोसेसर मैनेजमेंट समझते हैं। अभी हमने देखा प्रोसेस क्या होता है। सो मैनेजमेंट ऑफ प्रोसेसर इन मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट। सो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सीपीयू जो हमारा है, सीपीयू इज़ नोन एज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मतलब कंप्यूटर के अंदर जितने भी प्रोसेसिंग होती है वो सारी सीपीयू के थ्रू ही की जाती है। सीपीयू भी हालांकि हमारा अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होता है, जैसे कि आपको पता है एएलयू जो कि अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट होती है, एक होती है सीयू जो कि कंट्रोल यूनिट होती है, एक होती है एमयू जो कि मेमोरी यूनिट होती है। तो 3 डिफरेंट स्टेप्स में हमारा सीपीयू वर्क करता है। लेकिन जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सीपीयू से वर्क कराता है, वो मैनेज करता है सीपीयू की वर्किंग को भी। सो सीपीयू में किस टाइप से, जैसे हमने मेमोरी को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया था कि मेमोरी को मल्टी प्रोग्रामिंग के लिए किस टाइप से डिवाइड करना है, सेम ऐसे ही प्रोसेस के लिए वो सीपीयू की जो प्रोसेस होती है, प्रोसेसर को भी वो डिवाइड करता है मल्टी प्रोग्रामिंग के लिए, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। हम यहाँ पे जितनी भी बात कर रहे हैं वो सारी बातें हम ऑपरेटिंग सिस्टम के रिगार्डिंग कर रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में कैसे वर्क करता है, ये कंप्यूटर के पार्ट से कैसे वर्क कराता है। सो कीप ट्रैक ऑफ प्रोसेसर एंड स्टेटस ऑफ प्रोसेसर इज कॉल्ड ट्रैफिक कंट्रोलर। सो ये प्रोसेसर को जो है ट्रैक करता है, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, कि प्रोसेसर किस टाइप से वर्क कर रहा है, किस टास्क के ऊपर वो वर्क कर रहा है, कितने वर्क कंप्लीट हो चुका है, कितने देर में कंप्लीट वर्क हो जाएगा, वो सारा जो भी वर्क मैनेज होता है वो सारा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। और जो ये मैनेज करने का काम है, जो ये ट्रैक करने का काम है प्रोसेसर के स्टेटस को, कि स्टेटस उसका क्या चल रहा है, कितना वर्क उसने कंप्लीट कर लिया है, कितना वर्क अभी उसको और कंप्लीट करना है, ये सारा जो आपका वर्क है ये कहलाता है आपका ट्रैफिक कंट्रोलर। सो एलोकेट सीपीयू टू द प्रोसेस। अब आपने देखा कि सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले उसने जो आपका सीपीयू है, सीपीयू को वहाँ पर देखा कि क्या क्या टास्क वहाँ पे आने वाले हैं। जो भी वहाँ पे टास्क आए हैं, जैसे हमने मेमोरी एलोकेट करी थी, ऐसे ही उसने सीपीयू के वो टास्क जो थे उन टास्क को डिवाइड कर दिया डिफरेंट पार्ट्स में कि किस टास्क में कितना टाइम लगना है और कितना देर में वो वर्क कंप्लीट हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंग ही उसने सबको टाइम एलोकेट कर दिया है। और एलोकेट करने के बाद फाइनली उसने जो प्रोसेस हमने वहाँ पर दिया है वो सीपीयू को एलोकेट कर दिया है। अब इसका भी मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि प्रिंट का ही हम एग्जांपल दोबारा से लेते हैं। जैसे अभी हमने बात करी कि आपको एक डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको एक नहीं, आपको 10 डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करना है। सो आपने क्या किया, प्रिंट की कमांड दी और वहाँ पर आपका जो डॉक्यूमेंट था उसके अंदर 10 डिफरेंट पेजेस थे, आपने वहाँ पर कमांड प्रिंट की दे दी 10 के 10 पेजेस के लिए। सो अब क्या हुआ, क्या 10 के 10 पेजेस एक साथ प्रिंट हो जाएंगे? नहीं, वहाँ पर आपके 1 बाय 1 10 पेजेस प्रिंट होंगे। सो ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या किया, उसने देखा कि इस डॉक्यूमेंट्स के अंदर 10 डिफरेंट पेजेस को प्रिंट होना है। सो उसने अब क्या किया, हर एक पेज को एक सीक्वेंस में और एक टाइम वहाँ पे एलोकेट कर दिया कि इतना टाइम प्रिंट के लिए इसको चाहिए और इतना टाइम प्रिंट के लिए इसको चाहिए। और सारा वो कैलकुलेशन जो उसने कंप्यूटर ने करा है ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से, ये सारा वर्क आपका प्रोसेस कहलाता है। और प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जो वो प्रोसेस था वो उसने सीपीयू को एलोकेट कर दिया। सो अब हमारा सीपीयू क्या करेगा, जो कि हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस है, वो हमें प्रिंट प्रोवाइड कराना स्टार्ट कर देगा 1 बाय 1। सो आपको 10 के 10 पेजेस का प्रिंट वहाँ पर मिल जाएगा। सो कुछ इस टाइप से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है आपके सीपीयू को। आई होप स्टूडेंट्स ये सब एग्जांपल्स और ये सब थ्योरीज आपको यहाँ पर समझ आई होगी। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच।